Welcome. So, today's topic of blood physiology is red blood cells. In this lecture, we will study about the red blood cells, how they are formed, their synthesis, and their general functions. So let's start. Red blood cells are the most abundant cells of the blood. Red blood cells, also termed as erythrocytes, it transports hemoglobin, which in turn carries oxygen from lungs to the tissues. रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के अंदर जो मेन कंपोनेंट है, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सेल्स मौजूद हैं, उनमें वो रेड ब्लड सेल्स हैं. इनका सेकंड नाम एरिथ्रोसाइट्स हैं. और रेड ब्लड सेल्स का जो मेन काम है वो ये है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे लंग्स से टू दी बॉडी टिश्यूज़ और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी टिश्यूज़ से लंग्स के लेवल पर. Normal red blood cells are biconcave disc. RBCs having a mean diameter of about 7.8 micrometers, thickness of about 2.5 micrometers at the thickest point and 1 micrometer or less in the center. यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स के जनरल करेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि इसकी जो शेप है वो सिंपल डिस्क जैसी नहीं है, ये बाई कनकेव डिस्क है. बाई कनकेव का मतलब आप समझते हैं, अगर आप अपने हैंड्स को मून की शेप में बनाएं तो जो बाहर की कर्व्ड वाली साइड है उसे हम कहते हैं बाई कनकेव डिस्क, जो कि थिक पोर्शन है एट दी मिडल, सेंटर से वो थिक है और साइडों से वो थिन है. इसीलिए जो थिकनेस लिखी हुई है यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की, वो दो किस्म की लिखी हुई है कि एक सेंटर से और एक साइड से, आउटर साइड से. The average volume of red blood cell is 90 to 95 cubic micrometers. The shape of red blood cells can be deformed into almost any shape, so RBCs can easily squeeze through the capillaries. Lifespan of RBC is 120 days. आरबीसीज ने ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हर सेल तक लेकर जाना है, इसीलिए इसको स्मॉल से स्मॉल कैपिलरीज, स्मॉल से स्मॉल वेसल से भी पास होना है. तो इसलिए इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये अपनी शेप को किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ताकि इजीली उस वेसल से स्क्वीज़ कर जाएं और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें. उसके बाद आरबीसीज का जो टोटल लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है. और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक एमसीक्यू भी आ जाता है, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना है. तो इसे याद रखिएगा, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज. Now the concentration of red blood cells in the blood. This is also very important. In normal men, the average number of red blood cells per cubic millimeter is 52 lakh. In normal women, it is 47 lakh. And persons living at high altitude have greater numbers of red blood cells. Why the number of RBCs is so high in male, and why RBC is very high in the person living in the हाई एल्टीट्यूड, ये भी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. दोनों आरबीसीज मेल में इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि मेल्स के पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो कि मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करवा देता है. मेटाबॉलिज्म बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस हैं जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है. तो मेटाबॉलिज्म जब ज़्यादा इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली सब रिएक्शंस इंक्रीज होंगे, तो पीछे से जो फ्यूल है, फ्यूल क्या है, ऑक्सीजन, वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी. जब ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगी तो जिसके नतीजे में डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो रही होगी. डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इज़ हाइपोक्सिया. सो हाइपोक्सिया जैसे ही होगा तो इथ्रोपोइटिन एक एंजाइम है जो कि किडनी और लिवर से सिक्रीट होता है, और जैसे ही इथ्रोपोइटिन हमारे ब्लड के अंदर रिलीज होता है तो फ़ौरन सेंसरी ऑर्गन्स इसको सेंस करते हैं और हमारे ब्रेन के पास सिग्नल जाता है, और इन रिटर्न ब्रेन जो है इथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इन्हांस करवाती है और आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है. इसलिए मेल्स के अंदर आरबीसी काउंट ज़्यादा है. इसके अलावा जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनके अंदर भी रेड ब्लड सेल्स काउंट ज़्यादा है. उसकी वजह भी हाइपोक्सिया ही है.
कि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाते हो तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता जाता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एयर के अंदर लो हो जाती है, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन का जब लेवल डिक्रीज होता है तो फिर हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाती है। और हाइपोक्सिया की कंडीशन जैसे ही आती है तो इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है हमारे किडनी और लिवर से। वो जैसे ही ब्लड के अंदर आता है सेंसरी ऑर्गन्स अगेन उसको डिटेक्ट करते हैं और इथ्रोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स का जो प्रोसेस है वो इन्हांस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हाई एल्टीट्यूड में रहने वाले लोगों का भी रेड ब्लड सेल काउंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी पर्सन्स लिविंग इन दी नॉर्मल प्लेन एरियाज। नाउ द जेनेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कि किस तरह से ब्लड के सेल्स आइदर रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ये बनते कैसे हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। The blood cells begin their lives in bone marrow from a single type of cell called pluripotent hematopoietic stem cell. जितने भी ब्लड के जो सेल्स हैं वो उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है बोन मैरो से। बोन मैरो के अंदर हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्टेम सेल पड़ा हुआ है जिसका पूरा नाम है प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ये बेसिकली वो फैक्ट्री है जहाँ से आरबीसीज ने बनना है, from which all the cells of circulating blood are eventually derived. The earliest offspring of pluripotent hematopoietic stem cell are committed stem cells, which produce particular type of blood cells. तो सबसे पहले बोन मैरो में प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, उसके बाद ये PHSC आगे फर्दर हमें क्या देता है, कमिटेड स्टेम सेल्स। कमिटेड स्टेम सेल्स बहुत सारे होते हैं। अब जिन्होंने आरबीसीज में बनना है वो एरिथ्रोसाइट कमिटेड स्टेम सेल होंगे, जिन्होंने वाइट ब्लड सेल्स देने हैं वो उससे रिलेटेड कमिटेड स्टेम सेल्स होंगे, जिन्होंने प्लेटलेट्स बनाने हैं वो प्लेटलेट से रिलेटेड कमिटेड स्टेम सेल्स होंगे। तो आप इसको एक चार्ट की फॉर्म में भी बना सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, उसने आप एरो लगाएंगे नीचे की तरफ और फिर लिखेंगे कमिटेड स्टेम सेल। टाइप्स ऑफ कमिटेड स्टेम सेल, अब मैंने आपको बताया था कि कमिटेड स्टेम सेल बहुत सारे टाइप्स के हैं, डिपेंड करता है कि आगे जाके किस टाइप के सेल बनने हैं। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट CFUE, वो कमिटेड स्टेम सेल जिन्होंने आगे आरबीसीज बनाने हैं, एरिथ्रोसाइट्स बनाने हैं, उन कमिटेड स्टेम सेल को हम कहेंगे CFUE। इसके अलावा वो कमिटेड स्टेम सेल्स जिन्होंने आगे चलकर वाइट ब्लड सेल्स के ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट बनाने हैं उनको हम कहेंगे CFUGM। और वो कमिटेड स्टेम सेल्स जिन्होंने आगे चल के प्लेटलेट्स बनाने हैं उन्हें हम कहेंगे CFUM मेगाकैरियोसाइट्स। तो सबसे ऊपर आएगा हमारे पास प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, आप एरो लगाएंगे और फिर नीचे की तरफ लिखेंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट CFUE, इसलिए कि इस वक्त हम लोग एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स की जेनेसिस को पढ़ रहे हैं। CFUE आगे फर्दर हमें क्या देगा वो चार्ट में हम आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली एरिथ्रोपोइसिस का जो हम अभी आगे पढ़ने लगे हैं ये होता कहाँ पर है, ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंट्रायूट्राइन, इन द अर्ली वीक्स ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ प्रिमिटिव न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द योक सैक, यानी कि जब एम्ब्रियो है उसके अंदर आरबीसीज उसी टाइम से बनना शुरू हो जाते हैं और वो योक सैक से प्रोड्यूस होते हैं। During the middle trimester of gestation, the liver is the main organ, but a reasonable number of RBCs are also produced in the spleen and the lymph nodes. During the pregnancy, बेबी के अंदर RBCs कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3 जगहों पर, एक लिवर, दूसरा स्प्लीन और तीसरा lymph nodes. Now, during the last month of pregnancy and after birth, red blood cells are produced extensively in the bone marrow. After birth until 5 years, the bone marrow of essentially all bones produce red blood cells.
बच्चे की पैदाइश के बाद पूरे बॉडी की बोन्स के अंदर, बोन मैरो के अंदर आरबीसीज की जेनेसिस हो रही है। लेकिन जैसे ही एज आती है 5 years की, बिटवीन 5 to 20 years, the marrow of long bones become quite fatty and produces no more red blood cells except the proximal portion of the humerus and the tibia. बिटवीन 5 to 20 years अब जो सारी बोन्स बना रही थी आरबीसीज, वो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और सिर्फ ह्यूमरस की और टिबिया, ये लॉन्ग बोन्स हैं, इनकी जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है, प्रॉक्सिमल वो पोर्शन होते हैं जो नियर टू क्रेनियम, नियर टू हार्ट होते हैं, तो सिर्फ उनके प्रॉक्सिमल पोर्शन से आरबीसीज की जेनेसिस हो रही होती है। And now, after 20 years, red blood cells continue to produce in the marrow of the membranous bones. अब membranous bones कौन सी हैं? Vertebrae, sternum, ribs, ileum. Even in these bones, the marrow becomes less productive as age increases. जिस तरह से इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, production of RBCs slow होता जाता है. Now, again, we are coming back to the genesis of the red blood cells. तो सबसे पहले हमारे पास था प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, उसने आगे हमें दिया कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स, और उसके बाद CFUE से एक और आप एरो नीचे की तरफ लगाएंगे, CFUE ने हमें दिए प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, द फर्स्ट सेल इज द प्रो एरिथ्रोब्लास्ट. The first generation cells are called basophil erythroblast because they stain with basic dyes. The cell at this time has accumulated very little hemoglobin. Pro-erythroblast से हमारे पास आए basophil erythroblast, फिर basophil erythroblast से हमारे पास आए polychromatophil erythroblast. Polychromatophil erythroblast के बाद हमारे पास आए ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट. यहाँ पर हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है इनके पास बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ये रेडी हो रहे हैं मैच्योर आरबीसी बनने के लिए. फिर ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट ने फर्दर हमें दिए रेटिक्यूलोसाइट्स. Reticulocytes contain about 34% of hemoglobin. Nucleus and endoplasmic reticulum are completely absorbed. Cells move into the blood capillaries by diapetesis. जैसे ही रेटिक्यूलोसाइट्स बनते हैं तो ये प्रोसेस ऑफ डायापेटिसिस के थ्रू बोन मैरो से निकलकर हमारे ब्लड सेल के कंपार्टमेंट्स में आ जाते हैं. द सेल इज देन अ मैच्योर एरिथ्रोसाइट. The remnant of GAMC disappears within 1 or 2 days. तो इस पूरे प्रोसेस को आप एक चार्ट की फॉर्म में बना लें कि सबसे पहले हमारे पास एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल आएगा, फिर कमिटेड स्टेम्स आएंगे. कमिटेड स्टेम में अगर आप एरिथ्रोसाइटोसिस लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे CFUE. CFUE से हमारे पास बनेगा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, फिर प्रो एरिथ्रो से बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिल से पॉलीक्रोमैटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमैटोफिल से ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, देन रेटिक्यूलोसाइट्स एंड देन मैच्योर आरबीसी. ये एक ग्राफ की फॉर्म में, ये एक टेबल की फॉर्म में, ये एरोज लगा के अगर आपने इंडिविजुअल एक एक नाम लिखेंगे तो इससे भी जो हमारे पेपर चेक करने वाले हैं एग्जामिनर, उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी और वो उससे भी आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दे देंगे. नाउ द रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस. अभी जो प्रोसेस पूरा हमने पढ़ा है आरबीसी की जेनेसिस का, कोई इसको कंट्रोल भी कर रहा है. कौन से ऐसे रेगुलेटर्स हैं जिसकी वजह से इसका जेनेसिस का आरबीसी की फॉर्मेशन कभी इंक्रीज होती है और कभी डिक्रीज होती है, और वो है जी लेवल ऑफ टिश्यू ऑक्सीजनेशन. As the low blood volume, so decrease blood flow. So as the blood flow decreases, there is anemia, there is decreased absorption in the pulmonary disease, like in pulmonary disease, then decreased tissue oxygenation, then secretion of hormone erythropoietin from the kidney, which further stimulate the production of proerythroblast from hematopoietic stem cell, and then increase the production of आरबीसी. ये पहले भी मैंने आपको बताया कि जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल लो होगा